हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम लोग कुछ और सोर्सेज के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए इससे पहले हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि हमने कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिटेल में किए। हमने डिटेल में किया रिटेन्ड अर्निंग्स, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, ट्रेड क्रेडिट, सेल ऑफ एसेट्स, कमर्शियल पेपर्स, हायर परचेज, लीज फाइनेंसिंग, बैंक लोन्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और आज हम बात करेंगे अबाउट द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एफसीसीबी, एडीआरस एंड जीडीआरस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू की जाने वाली कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं या कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जो एक कंपनी के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू कर सकती है। और ये स्टॉक एक्सचेंज डोमेस्टिक भी हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल का भी हो सकता है। अगर हम डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कंपनी वहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके फंड्स कलेक्ट कर सकती हैं। और अगर हम शेयर्स की बात करें तो उसमें उसके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं, या तो वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। इसी तरह से अगर वो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज से फंड्स कलेक्ट करना चाहती है तो उसके पास ऑप्शन है या तो वो एफसीसीबी या जीडीआर, एडीआर या आईडीआर के थ्रू फंड्स कलेक्ट कर सकती है। आइए देखते हैं कि ये शेयर्स डिबेंचर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स क्या हैं? इक्विटी शेयर्स एक कंपनी की कैपिटल को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस कैपिटल के छोटे पार्ट को शेयर कहा जाता है। और यही शेयर या तो इक्विटी शेयर हो सकता है या फिर प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर्स की अपनी एक नॉमिनल वैल्यू होती है, यानी कि उसकी एक इशू प्राइस होती है। और जो भी पर्सन इन शेयर्स को खरीदता है यानी कि कंपनी की कैपिटल में अपना शेयर डालता है, ही इज कॉल्ड द shareholder or he is called the owner of the company. The shareholder do not get a fixed dividend. एक शेयर होल्डर क्योंकि वो ऑनर है और ऑनर के लिए जरूरी नहीं है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा या उसको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। एक शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता और अगर होता भी है तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना मिला है। दे आर कॉल्ड एज रेजिडुअल ऑनर ऑफ द बिजनेस। मीन्स ये वो ऑनर हैं जिन्हें कंपनी के क्लेम्स में तभी हिस्सा मिलेगा जब सभी आउटसाइडर्स को उनके क्लेम पे किए जा चुके हों। दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ऑनरशिप। क्योंकि ये लोग ऑनर हैं और बिजनेस के ऑनर का हमेशा रिस्क भी होता है और कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो इसी तरह से इन ऑनर्स का रिवॉर्ड हाई भी हो सकता है या फिर बहुत लो भी हो सकता है। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है to the extent of capital contributed by them। ये एक बहुत ही important point है इक्विटी शेयर्स के बारे में कि इन अदर बिजनेसेस जो ऑनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मींस दे हैव टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस क्रेडिटर्स आउट ऑफ देयर ओन कैपिटल। लेकिन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। मींस उन्होंने जितना भी पैसा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है केवल वही पैसा कंपनीज के डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। The shareholders have a right to participate in the management of the company through voting। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। They can give votes to any decision and participate in the business। और अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर जैसा कि नाम में ही छिपा है कि ऐसे शेयर्स जिनको कोई प्रेफरेंस दी जाती हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू वेज। यानी कि इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर दो तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है। एक तो इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है। मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन इनको फिक्स रेट से इनको डिविडेंड दिया जाता है। और दूसरा डिविडेंड इनको तब पे किया जाता है
जब सभी आउटसाइडर्स की पेमेंट हो चुकी हो लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट अभी ना हुई हो। मींस इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। सेकंड, जब भी कभी कंपनी लिक्विडेट होती है, मींस कंपनी जब वाइंड अप होती है और कैपिटल रिफंड करने की बारी आती है, तब भी इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनकी कैपिटल रिफंड कर दी जाती है, लेकिन जब सभी आउटसाइडर्स की पेमेंट हो चुकी हो। इसी तरह से अगर हम डिबेंचर्स को समझना चाहें, डिबेंचर्स क्या हैं? जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द ऑनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मींस जब कंपनी को पब्लिक से छोटे छोटे अमाउंट में लोन के रूप में फंड्स कलेक्ट करने हो तो दे कैन इशू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। मींस डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल कलेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। इससे हम डेप्ट कैपिटल कलेक्ट करते हैं। डेप्ट कैपिटल मींस that capital which is refunded after a certain period of time। इनको हम creditors of the company मानते हैं और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है और ये एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब कंपनी को प्रॉफिट्स करेक्टली कैलकुलेट करने हो तब इनके इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। और इसकी वजह से कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसको एक एक्सपेंस की तरह से प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है और टैक्सेबल इनकम कम होने से कंपनी के ऊपर टैक्स बर्डन कम हो जाता है। और ये डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। मींस इन डिबेंचर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करने से पहले कंपनी को हो सकता है अपनी एसेट्स मॉर्गेज करनी पड़े, या अगर कंपनी बहुत रेपुटेड कंपनी है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। आइए अब देखते हैं कि कंपनी के पास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के क्या क्या सोर्सेज हैं। जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, यहाँ भी कंपनी किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लोन कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को भी ये इशू कर सकती है। FCCB यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी के रूप में हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये ज्यादातर डीप डिस्काउंट बॉन्ड के रूप में इशू किए जाते हैं। मींस कंपनी इनको डिस्काउंट पर इशू करती है और मैच्योरिटी के टाइम पर इसकी फुल नॉमिनल वैल्यू ये होल्डर को रिटर्न करती है। इसी तरह से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स यानी GDRs में कंपनी अपनी किसी भी फॉरेन कंट्री की करेंसी के रूप में फंड्स कलेक्ट कर सकती है और इसके लिए उसको एक डिपॉजिटरी, एक पार्टिसिपेंट हायर करना होता है जो कि कोई एक बैंक हो सकता है, और बैंक कंपनी के लिए फंड्स रेज करके देता है और इसके बदले में फॉरेन जो सिटीजन्स हैं उनको रिसीप्ट इशू करता है। दैट इज कॉल्ड GDR। और ये रिसीप्ट कभी भी शेयर्स में भी कन्वर्ट की जा सकती है और इसके लिए कंपनी को किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना जरूरी होता है। जब हम बात करें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स की, तो दीज आर आल्सो वेरी सिमिलर टू GDRs, लेकिन इसमें फर्क ये है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स केवल अमेरिकन सिटीजन्स को ही इशू की जा सकती है। कंपनी को किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना होता है और फिर वहां के किसी भी बैंक के थ्रू ये वहां के सिटीजन्स को अपनी रिसीप्ट इशू कर सकती है। और IDRs यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है टू द फॉरेन कंपनीज टू रेज फंड्स फ्रॉम इंडिया। और सिमिलर टू ADRs, जब इंडिया से किसी फॉरेन कंपनीज को फंड्स रेज करने हो तो वो IDR का यूज कर सकती है बाय रजिस्टरिंग इटसेल्फ टू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट सोर्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि हम इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन भी क्लासिफाई कर सकते हैं और साथ ही हम ऑनरशिप के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम पीरियड बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे
तो इन सोर्सेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है शॉर्ट टर्म सोर्स। शॉर्ट टर्म सोर्स यानी कि जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर हो तो हम किसी ऐसे सोर्स के पास जाएंगे जहां पर हमें 1 ईयर से कम के लिए फंड मिल सके। जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसे सोर्सेज जहां से हमें फंड्स 5 साल तक की अवधि के लिए मिले। फंड्स फ्रॉम 1 ईयर टू लेस देन 5 ईयर अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उस टाइप के सोर्सेज के पास ही जाना प्रेफर करेंगे। और जब हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यानी मोर देन 5 ईयर्स के लिए हमें फंड्स चाहिए तब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज करना पसंद करेंगे। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन बात करें तो हम इसको कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बात करें तो हम बात करते हैं बोरोड फंड्स एंड ऑनरशिप फंड्स के बारे में। आइए एक बार देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के रूप में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फंड्स कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट करती है यानी इंटरनल अरेंजमेंट करती है, दे आर क्लासिफाइड एज इंटरनल सोर्सेज। और इनका बेनिफिट यही है कि कंपनी को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, कंपनी का कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। और बाकी जितने भी सोर्सेज हैं वो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक्सटर्नल रूप से कंपनी के पास आते हैं और ये कंपनी की कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पर भी असर डालते हैं और साथ ही साथ कंपनी के कंट्रोल एंड रिस्क पर भी असर डालते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स में क्या डिफरेंस है। ऑनर्स फंड्स जैसा कि नाम से पता चलता है कि वो फंड्स जो ऑनर्स के रूप में कंपनी को प्रोवाइड किए गए हैं, मींस ऐसे फंड्स जिनका कंपनी की एसेट्स के ऊपर क्लेम है, जिनका कंपनी के प्रॉफिट्स पर क्लेम है, यानी कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे वो फाइनली उसके ऑनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब जब भी ऑनरशिप फंड्स की बात होती है तो कंपनी की कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होती, मींस कंपनी उनको श्योरिटी के साथ नहीं कहती कि आपको क्या डिविडेंड दिया जाएगा या आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। और इन्वेस्टर्स को या जो भी ऑनर्स होते हैं उनको राइट होता है कि कंपनी के बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि ऑनरशिप फंड्स के थ्रू कंपनी का अपने बिजनेस से कंट्रोल डाइल्यूट होता है, यानी कंट्रोल कुछ कम हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इन फंड्स को एक्वायर करने के लिए हमें कोई सिक्योरिटी यानी कोई भी अपनी एसेट्स को मॉर्गेज या प्लेज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इन फंड्स से जो एक्वायर्ड एसेट्स हैं दे बिकम सिक्योरिटी फॉर फर्दर बोरोड फंड्स। और जब हम बोरोड फंड्स की बात करेंगे तो बोरोड फंड्स का मतलब क्या है कि हमने क्रेडिटर्स अपनी कंपनी में बढ़ा लिए। These funds which are repayable as per terms of agreement, ये जो borrowed funds हैं उनको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हमें आफ्टर सम टाइम वापस करना कंपलसरी होता है। इनके लिए हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है जो हमें पे करना ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इन borrowed फंड्स के प्रोवाइडर्स को कंपनी की डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता और इनको पे किया गया इंटरेस्ट दैट इज ऑलवेज यूज एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और इनके लिए इन फंड्स को एक्वायर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी की जरूरत जरूर पड़ती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स हैं जिनको हम ऑनरशिप फंड्स के रूप में यूज कर सकते हैं और कौन कौन से फंड्स हैं जो बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, इशू ऑफ शेयर्स या मोर इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर हिमसेल्फ या वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर्स, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो ऑनरशिप के रूप में यूज किए जाते हैं। मींस व्हेन दे प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट टू द बिजनेस देन दे बिकम द ऑनर ऑफ द बिजनेस आल्सो। लेकिन इनके साथ कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं जुड़ा होता, हालांकि इसमें कंट्रोल का डाइल्यूशन जरूर हो जाता है। जब हम बोरोड फंड्स की बात करें तो इसमें कमर्शियल पेपर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट, बैंक लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और इनके आने के साथ हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन साथ में हमारा अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल बना रहता है। और एक बिजनेस को बहुत सोच समझकर
डिसीजन लेना होता है कि उसको कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज करना चाहिए। उसे ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसमें कि उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिमम हो। उम्मीद करती हूँ आपको वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा और आज की टास्क है कि आपको ऐसी कंपनीज के नाम एक्सप्लोर करने और लिस्ट करने हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर वहां से जीडीआर या एडीआर के थ्रू फंड्स कलेक्ट कर चुकी हैं। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा और ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।